नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले आधे घंटे हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करने वाले हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट कुछ देर में हमारे साथ होंगे जो कि आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देंगे। तो देखिए, शो शुरू हो गया है। आप अपने सवाल हमें भेजना भी शुरू कर दीजिए। इससे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि आप किस तरह से हमें सवाल भेज सकते हैं और हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं। तो देखिए, बेहद ही आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करिए, एसएमएस करिए या व्हाट्सएप के जरिए आप हमें सवाल हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने सारे जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबके हैंडल्स भी आपको शेयर किए हुए हैं। तो वहाँ पर जाइए। इस वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव है, वहाँ पर जाकर भी आप अपनी क्वेरीज हमें आसानी से भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नज़र डाल लेते हैं बाजार पर। तो देखिए, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और बाजार में साफ तौर पर आप गिरावट और दबाव देख सकते हैं। अगर निफ्टी की फिलहाल बात करें तो यहाँ पर देखिए करीब 240 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ इस वक्त 25,468 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आई थी लेकिन फिर से गिरावट आती हुई करीब 50 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। इस वक्त 61,209 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स में आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट, करीब 880 अंकों की भारी गिरावट यहाँ पर इस वक्त सेंसेक्स में हावी होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, तीनों ही इंडेक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं भारी प्रेशर के साथ। निफ्टी के गेनर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो काफी कम गेनर से करीब आधे % तक की ही तेजी है। पावर ग्रिड में देखिए आधे % की तेजी, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, एचयूएल और जेएसडब्ल्यू में आप देखेंगे 1.25 से आधे % की तेजी के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है। वहीं निफ्टी लूजर्स में आप देखेंगे आज आईटी पैक बाजार पर फिर से दबाव बनाता हुआ एआई डिसरप्शन का साफ तौर पर इम्पैक्ट आईटी शेयरों पर नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा 5.5% की गिरावट, यहाँ पर एचसीएल टेक देखिए, यहाँ पर भी आप 5.5% की गिरावट देख सकते हैं। इटर्नल आज ये भी गिरावट का ही शिकार हो रहा है, करीब 4.5% से ज्यादा की गिरावट इस वक्त इटर्नल में हावी होती हुई। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 से 4% की गिरावट। निफ्टी लूजर्स में जो शामिल है वो सब लगभग सभी आईटी पैक के शेयर्स इस वक्त शामिल है। एक बार अगर आप मार्केट ब्रेथ पर नजर डालेंगे तो इस वक्त केवल 732 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिक्लाइन में देखिए 2135 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कई सारे जो सेक्टर है वहां से बाजार को यहाँ पर नुकसान होता हुआ और देखेंगे सिर्फ मेटल हमने देखा था कि ग्रीन ओपनिंग में आता हुआ, लेकिन आईटी से तो देखिए भारी दबाव बाजार को इस वक्त मिलता हुआ। चलिए एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं और इस वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर रणनीति सुझाने के लिए हमारे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजाड़े जुड़ चुके हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। और सबसे पहले बाजार पर ही आपकी चाल समझना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर आज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है और उसी की वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल और थोड़ा से दबाव में बाजार नजर आ रहा है। खास तौर पर आईटी इंडेक्स 4% तक यहाँ टूट गया है और निफ्टी के जो टॉप लूजर्स है उसमें भी सारे आईटी पैक के ही शेयर शामिल है। इस वक्त आप बाजार को किस तरह से देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज के सेशन में एक दबाव देखने मिल रहा है मार्केट्स में। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो निफ्टी अभी भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की ओर हमने देखा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस छूने के बाद वहां से करेक्शन देखने मिल रहा था। तो 25,800 के आसपास रेजिस्टेंस था, वहां से बिल्कुल स्टॉक्स निफ्टी एक अच्छा खासा वीकनेस देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए 25,400 से लेकर 350 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 200 के आसपास मूविंग असर आ रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत और वीक वाली देखने मिल सकता है, इंडेक्स में भी थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। अगर ऑप्शंस की लेवल डेटा के हिसाब से भी देखा जाए तो इंटरडे के लिए 25,600 के पास अच्छा खासा पुट राइटिंग है, उसके कॉल राइटिंग है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर देखने मिल सकता है। तो जब तक स्टॉक में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी थोड़ा साइडवेज टू एक बेरिश देखने मिल सकता है इंडेक्स में, और सपोर्ट्स के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए इंट्राडे के लिए। तो हो सकता है कि थोड़ा और नीचे लेवल देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लेकिन करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाइंग। और नीचे जैसे 24,400 से लेके 350 के रेंज पे अगर निफ्टी मिल जाता है
तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पॉजिटिव बन सकता है बाइंग के लिए निफ्टी में। और दूसरा सब अगर देखा है तो बैंक निफ्टी में आज बैंक निफ्टी में भी हल्का सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। हवेवर अगर देखा है तो बैंक निफ्टी निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो अभी रिलेटिवली अभी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आउट परफॉर्म देखने मिल रहा था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा था एसबीआई से, स्पेशली ऊपरी लेवल से। तो हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे रैली देखने मिल चुके हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप इंडेक्स पर लेकर चलिए। 25,400 के आसपास और 300 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वहाँ पर आपको मौका मिलेगा खरीदारी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने का। और पहला जो सवाल हमें मिला है वो यूट्यूब से आया है। मनीष का हमारे पास सवाल आया है और मनीष के पास जो शेयर्स है वो यस बैंक के शेयर्स है। 2,700 की क्वांटिटी में होल्ड करके रखे हैं और 19.5 रुपये ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक है और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इन लेवल्स पर क्या करना है देखिए, आज यहाँ पर गिरावट है, करीब हल्की फुल्की गिरावट के साथ 20 रुपये के आसपास यस बैंक में कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो कुछ दूर नहीं है, 3,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हरीश जी, क्या लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से यस बैंक अच्छा शेयर होगा, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? और क्या चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं अगले 1 साल में इसके? देखिए, अगर यस बैंक की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक का अच्छा खासा स्टेबलाइज हो चुका है, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है करेंटली। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म का अप्रोच भी रख सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो स्टॉक में कंटिन्यूस अप मूव देखने नहीं मिल रहा है। तो जल्दी स्टॉक में ऊपर लेवल पे जैसे 25 के आसपास चला जाता है स्टॉक, वहां से फिजल आउट होते नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी स्टॉक में सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। हावेवर अगर मार्केट की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हुए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इसमें पोटेंशियल स्टॉक में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए स्टॉक अभी भी एक रेंज में है और कंसोलिडेशन में रह सकता है। तो अगर पोटेंशियल के लिए अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें से अगर एग्जिट कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। और आरबीएल जैसे नहीं तो मुझे लग रहा है कि आरबीएल जैसे स्टॉक्स में वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो उस वाले स्टॉक्स में शिफ्ट होना बेहतर बेहतर रहेगा, कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सालों से स्टॉक अंडर परफॉर्म आ रहा है। तो हो सकता है तो बेटर रहेगा कि इन लेवल से इसमें से निकल के दूसरे स्टॉक्स में निवेश करने की राय रहेगी। ठीक है, यहाँ से आप बेहतर होगा कि एग्जिट ले लें और आरबीएल बैंक यहाँ पर हरीश जी सुझा रहे हैं, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सलाह यस बैंक में मिल गई और अब हमें जो यूट्यूब से अगला सवाल है वो आरती का सवाल है। इनके पास जो शेयर्स है वो मैनकाइंड फार्मा के है। 2,134 ये अपना बाइंग प्राइस बता रही है और पूछना चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 महीने में इस शेयर की चाल कैसी रहेगी, क्या इन्हें होल्ड करके चलना चाहिए और इन लेवल्स पर क्या करें। 50 की क्वांटिटी में शेयर्स है। फिलहाल 4,050 का नुकसान ये झेल रही है और आज देखिए हल्की फुल्की तेजी के साथ यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। हरीश जी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैनकाइंड इनके बाइंग प्राइस तक पहुंच पाएगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, और क्या रणनीति अब मैनकाइंड फार्मा में बनाकर चलना चाहिए आगे के लिए? अगर देखा जाए तो लगातार कुछ ऑलमोस्ट 6 महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक प्राइस। अभी भी मेजर सपोर्ट जो है इसके थोड़ा नीचे लेवल पे है। अगर देखा जाए तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलमोस्ट 2000 से लेके 1960 के अराउंड के आसपास में रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक पे जिस तरीके से कंसोलिडेशन में है और ज़्यादा वीकनेस नजर नहीं आ रहा है स्टॉक में, जल्दी बॉटम आउट होते हुए नजर आ सकता है। और ऊपर की ओर एक माइनर को अपटिक देखने मिल सकता है। रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 2200 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि जो 250 डे मूविंग एवरेज है 2200 के आसपास, वो निकलना जरूरी है, तब जाके फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल कंसोलिडेशन में है, बने रह सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2000 का। 2000 के नीचे थोड़ा और वीकनेस देखने मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल कंसोलिडेशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 2,000 रुपये का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी, स्वागत है सर। और मेरा जो मैंने कुछ केपीआई थी कि शेयर्स के बारे में पूछा था उधर। ओके। तो मैं 1260 से लिया था और प्राज इंडस्ट्री भी इससे लिया है। प्राज इंडस्ट्री भी
390 से लिया है। जी। और क्या और एक 7-8 महीना हो गया लेके। ओके। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, जरा आप एडवाइस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपको अभी इस पर सलाह मिलेगी। और हरीश जी, हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, कोणार्क से ये जुड़े हैं और इनके पास 2 शेयर्स है। केपीआईटी के 200 शेयर्स है, 1260 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और दूसरा इनका है प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि इन्होंने 300 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं 389 के प्राइस से। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से सलाह चाहते हैं। सबसे पहले केपीआईटी टेक देखेंगे तो देखिए आज यहाँ पर भारी गिरावट है, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। 778 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। उनके बाइंग प्राइस से तो बहुत ही नीचे आ चुका है शेयर। पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो निचले स्तर पर 35% से ज्यादा टूटा है। 1 साल के भी निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ करीब 40% तक ये टूट चुका है केपीआईटी टेक। तो यहाँ पर इन्हें भारी नुकसान होता हुआ। और दूसरा जो इनका शेयर है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। 300 की क्वांटिटी में शेयर्स है, 389 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और आज हम देखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज 305 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे आ चुका है। और पिछले 6 महीने में भी यहाँ पर 25% से ज़्यादा की गिरावट रही। 1 साल का चार्ट देखें तो करीब 44% ये टूट चुका है। दोनों ही शेयरों में भारी गिरावट झेल चुके हैं और लगातार डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो क्या बने रहे या फिर यहां से निकल जाए लॉस बुक करके कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए? देखिए, पहले अगर केपीआईटी की बात करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पूरा आईटी सेक्टर में बिकवाली देखने मिल रहा है, उसके चलते केपीआईटी में भी एक कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिल रहा है। लास्ट 3 हफ्तों से लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो मेजरली अगर देखा है तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से पहले बार डिस्कस कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक ओवरसोल्ड में है। बिल्कुल जिस तरीके से सेल ऑफ है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा माइनर पुल बैक्स देखने मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। तो हो सकता है कि और वीकनेस आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है, पहले का रेजिस्टेंस जो है 900 है, और उसके ऊपर अगर शार्प रिकवरी आता है तो भी 1000 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि 1000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर कभी भी अगर स्टॉक इसके आसपास आ जाता है तो वहां पे थोड़ा बहुत एग्जिट करने के लिए सोचा जा सकता है इस स्टॉक में। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा हो सकता है कि और डीप देखने मिल सकता है। अगर पोजिशनल में देखा है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 750 और से 720 के बीच में नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक और नीचे फिसल सकता है, तो वहां तक वेट करें। तो फिलहाल के लिए एडिशन करने की राय नहीं रहेगी, तो बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से नजरिए से। हवेवर अगर दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज में, प्राज इंडस्ट्रीज में देखा है तो लगातार बिल्कुल हमने एक शार्प करेक्शन देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 280 के आसपास है। हमने देखा है कि बार बार इसी लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आया था स्टॉक प्राइस। तो 280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जिस दिन ये 280 कहीं से पिछड़ जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से। तो ओवरऑल 280 के साथ बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से 400 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो और थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। केपीआईटी टेक और प्राज इंडस्ट्रीज पर ये सलाह आपको मिल रही है हरीश जी की साइड से। लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा दोनों ही शेयरों में, क्योंकि आप लंबी अवधि के निवेशक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है। विशाल का सवाल है और इनके पास 50 शेयर है टीसीएस के। 3780 इनका बाइंग प्राइस है, जो कि इन्होंने अप्रैल 2022 में खरीदे थे। और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर यहाँ से बेचकर निकल जाए, क्योंकि देखिए बड़ा नुकसान ये इस वक्त यहाँ पर झेलते हुए। जिस तरह से हम आईटी पैक में देख रहे हैं लगातार डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। और अभी अभी आपने केपीआईटी टेक पर भी राय दी हरीश जी। टीसीएस पर विशाल को क्या सलाह होगी? इनका भी आईटी पैक से ही शेयर है और बड़ा नुकसान ये भी झेल रहे हैं। बिल्कुल पृथ्वी, अगर देखा जाए तो पूरा आईटी पैक में हमने मेजर सपोर्ट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली अगर टाटा टीसीएस की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2950 के करीबन। हमने जैसे वो लेवल्स टूटते हुए नजर आया, वहां से स्टॉक शार्प डिप देखने मिल रहा था। तो जिस तरीके से स्टॉक ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट 2021 का लोस थे, ऑलमोस्ट 4 साल के लो के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल चार्ट्स पे एक स्ट्रक्चरल चेंज नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि और वीकनेस देखने मिल सकता है इनको। और नीचे के सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 2300 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पे कंपनी जो है एआई को इंटीग्रेशन के लिए
ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं होता है, तब तक बिकवाली देखने मिल सकती है। तो कुछ टाइम के लिए बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बिल्कुल नीचे आता है 2300 के, वहाँ पे थोड़ा एक बार रिविजिट करेंगे। उस टाइम पे हो सकता है तो एवरेजिंग करने के लिए सोचा जा सकता है। अच्छी कंपनी है तो थोड़े टाइम के लिए आप बने रहिए। 2300 के आसपास आता है तो वहाँ से एक बार इसको फिर से रिव्यू करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एंथ्रोपिक के एक नए एआई प्लगइन ने एक बार फिर से कोहराम मचा दिया है। कल जहां अमेरिकी बाजारों में साइबर सिक्योरिटी शेयरों में 10 से 12% तक की भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं भारतीय कंपनियों के एडीआर भी लुढ़क गए। आज के बाजार में भारतीय आईटी कंपनियों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर ये एआई प्लग इतना डिसरप्टिव क्यों है, इसकी खासियत क्या है और भारतीय आईटी कंपनियों पर इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे दो सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और विकास जुड़ चुके हैं। पहले हम अभिषेक से समझेंगे कि भारतीय आईटी कंपनियों में इतनी गिरावट क्यों है, उसके बाद फिर विकास से समझेंगे कि एंथ्रोपिक का ये प्लगइन इतना डिसरप्टिव क्यों है। सबसे पहले अभिषेक आप बताइए। देखिए, भारी गिरावट आज आईटी ने पूरा कोहराम मचा रखा है। और अगर आप निफ्टी के आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो गिरावट जो है लगातार 5वें दिन हो रही है। और इस साल करीब ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो 20% इंडेक्स टूट गया है। 5 दिनों में निफ्टी आईटी लगभग 8% टूटा है और आईटी इंडेक्स जो है 10 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। और इस महीने की जो गिरावट है ये सितंबर 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट होने की आशंका है। निफ्टी आईटी का हर शेयर आप ऐसे समझिए कि इस साल में 10% से ज्यादा टूट चुका है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स के 10 में से 6 शेयरों में इस साल जो गिरावट रही है वो 20% से ज्यादा रही है। अब एंथ्रोपिक ने एक तरह से पूरे के पूरे स्पेस में खलबली मचा दी है। और हम देख रहे हैं कि कल जो हमारे अमेरिका में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं विप्रो के और इन्फोसिस के, ये लगभग 3 से 5% टूट के बंद हुए थे। तो उससे आशंका तो थी कि आज भारतीय आईटी शेयर में हमारे भारतीय बाजार में कोहराम देखने को मिलेगा। कुछ चिंताएं हैं, पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं। एक तो यह है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर फिर से अनिश्चितता बढ़ी है। अनिश्चितता बढ़ने के मायने ये है कि अगर मान लीजिए फिर से टैरिफ वॉर अगर शुरू होता है तो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं सवाल होंगे। ग्लोबल ग्रोथ अगर प्रभावित होती है तो फिर आईटी कंपनीज के लिए फिर मुश्किलें हो जाएंगी। दूसरी चिंता यह है कि अमेरिका की जो एआई स्टार्टअप कंपनी है एंथ्रोपिक, उन्होंने नया प्लगइन लॉन्च किया है। और एंथ्रोपिक का यह दावा है कि जो लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने में जो कॉस्ट है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उन दोनों को कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और इसके चलते हम देखते हैं कि आज आईटी शेयरों की भारतीय बाजार में पिटाई हो रही है। एक रीजन ये कि ट्रंप की अगर तलखी अगर बढ़ी, ट्रंप कुछ और अगर एक्शन लेते हैं, अगर भारत के साथ रिश्ते मान लीजिए थोड़ी सी यहां से कमजोर होते हैं, तो फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, शायद उनको लेकर सख्ती की जाए। H1B वीजा को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर पॉलिसी सख्त की जाए, तो उसका असर थोड़ा भारतीय कंपनियों के कारोबार पर भी आएगा। एक रीजन ये भी है। और कल हमने रिपोर्ट बताई थी जेफरीज की, आपको याद होगा कि जेफरीज ने इन्फोसिस और टीसीएस समेत 6 शेयरों को डाउनग्रेड करने का फैसला किया था। इस साल में अगर हम आईटी शेयरों की पिटाई की बात करें, जो बड़ी कंपनीज हैं टीसीएस, इन्फोसिस जैसी, टीसीएस में गिरावट लगभग 20% की हो गई है, इन्फोसिस में 21% से ज्यादा की, विप्रो करीब 24.5% टूट गया है। और अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो इसकी गिरावट भी 13% के आसपास की हो गई है। तो तमाम बड़े शेयर आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड ये पिटाई के शिकार हुए हैं। और कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जड़ में जो एक तरह से दिक्कत है या फिर जो चिंता है वो है एंथ्रोपिक्स के जो एआई प्लगइन्स हैं उनको लेकर हो रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह आपने बताया एंथ्रोपिक के प्लगइन को लेकर बड़ी चिंता है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। विकास भी हमारे साथ है। विकास, क्या फैक्टर्स है और क्या इसकी विशेषता है जो इतनी बातचीत हम एंथ्रोपिक की कर रहे हैं और इसकी वजह से एक डिसरप्शन का माहौल बाजार में बन गया है? क्या ये चीज़ है, एक बार आप इसे समझाइए एंथ्रोपिक का प्लगइन। बिल्कुल, देखिए, अगर सीधे तरह से कहें तो एंथ्रोपिक ने तबाही मचा रखी है। और तबाही कैसे मचा रखी है? अपने 11 प्लगइन्स उन्होंने लॉन्च किए हैं अब तक। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इन्फोसिस ने, एंथ्रोपिक ने एक प्लगइन लॉन्च किया जो लीगल डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकता है, रिव्यू कर सकता है और एनालाइज कर सकता है। तो उस वक्त जो तमाम लीगेसी सॉफ्टवेयर कंपनियां थी, वहां पर आपको देखने को मिला कि वहां पे गिरावट आई, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं लीगल सिस्टम में, कोर्ट्स में और तमाम वैसी जगहों पे जहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाता है, वहां उनके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड थे। ऐसे में अगर एंथ्रोपिक का कोई प्लगइन
इतने कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर ले तो निश्चित तौर पे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी, सर्विसेज की जरूरत नहीं होगी। और इसकी वजह से आपको देखने को मिला कि तमाम सॉफ्टवेयर जो लीगेसी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां थी उनमें गिरावट देखने को मिली। अच्छा, उस वक्त 11 प्लगइन्स उन्होंने लॉन्च किए थे। अब ये एक एडिशनल प्लगइन उन्होंने लॉन्च किया है। जो ये नया प्लगइन है ना, उसकी खासियत मैं आपको बताऊं कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कैसे करता है, आप देखिए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी किसी भी आईटी सर्विस के सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक होता है। आईटी सर्विसेज जो है वो, आईटी कंपनियां जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि साइबर सिक्योरिटी को कोई ऑटोमेट करेगा, और वहां पे डिसरप्शन इस एंथ्रोपिक के नए एआई प्लगइन ने किया है, जो ये कर रहा है कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर के कोडिंग को स्कैन करता है। जो कोड पूरी लिखी जाती है उसको स्कैन करता है और वो निकालता है कि वहां वल्नरेबिलिटी कहां पर है, यानी कहां पे ऐसी कमजोरी है जिसको ब्रेक करके जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर जो साइबर हैकर्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं। तो उस चीज को फाइंड आउट करता है, फिर उसके सॉल्यूशन बताता है कि इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो आप सोचिए कि एक पूरा एक प्रोसेस जो तमाम एक महंगे रिसोर्सेज को हायर करके, एक्सपर्ट्स को हायर करके, तमाम सॉफ्टवेयर्स बना के जो किया जाता था, अब वो पूरा प्रोसेस एक एआई का प्लगइन कर देगा। तो ये काफी डिसरप्टिव होगा, और इसी की वजह से आप देखिए कि तमाम जो आईटी सेक्टर के शेयर हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के शेयर हैं, वहां पर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप अगर अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड शेयर्स को देखेंगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि करीब करीब 12% गिर गया नेटस्कोप, उसके अलावा टेनेबल में 12%, क्राउड स्ट्राइक में करीब करीब जो है वो 10%, जेड स्केलर में करीब करीब 10% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आपको एक और चीज याद होगा कि जो इन्होंने टूल्स लॉन्च किए थे, 11 टूल्स लॉन्च किए थे ना, उसमें आप देखेंगे कि ये क्लाउड कोवर्क प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने सारे ऑटोमेशन टूल्स जो है वो लॉन्च किए थे, यानी ओपन सोर्स नेटवर्क के जरिए ये सारे जो है वो टूल्स लॉन्च किए थे। और उसका फायदा ये होगा कि कोई भी कंपनी ये सर्विसेज ले सकेगी, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट एफिशिएंट होगा। उसके अलावा आप देखिए कि इसके लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत नहीं होगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये प्लगइन जो है वो बिना किसी ज्यादा रिसोर्स के, बिना ज्यादा कॉस्ट के कर देगा, और जो सिस्टम हमारा ऑलरेडी आईटी सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज कर देगा। तो ये आप देखिए कि काफी डिसरप्टिव होगा। इस वजह से आपको गिरावट भी तमाम शेयरों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और आप दोनों ने ही काफ़ी अच्छे से समझाया आईटी में क्यों गिरावट है और जो एंथ्रोपिक का प्लगइन है उससे इतना डिसरप्शन क्यों मचा हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी डिटेल्स और जानकारी देने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे एक नए मार्केट एक्सपर्ट के साथ। जल्द होते हैं। और मैं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय बनी हुई हूँ और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये शो पूरी तरह से आपका है, जहां पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर, आपकी क्वेरीज पर आपको सही और सटीक राय देते हैं। और चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस शो में आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा। तो बेहद ही आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे फ़ोन करिए, एसएमएस करिए या व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें भेजिए। इसके अलावा इस वक्त हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव है, वहां जाकर भी आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। तो बेहद आसान तरीका है, आप अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहिए। चलिए, आज हमारे साथ तो शो में जो शामिल होंगे मार्केट एक्सपर्ट, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बाजार में हम भारी दबाव देख रहे हैं। फिलहाल निफ्टी 280 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ 25,431 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए गिरावट और हावी होती हुई, और अब देखेंगे करीब 1000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में गिरावट चली गई है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पर भी करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट है। 61,071 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। टेक महिंद्रा और पूरा आईटी पैक इस वक्त निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। बाजार की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्लोजिंग किस और जाती हुई आपको नजर आ रही है? इसके साथ ही आईटी पैक पर आपकी क्या राय होगी? जिस तरह से एआई डिसरप्शन के कारण लगातार आईटी शेयरों में, एक आईटी इंडेक्स की बात करें तो आज 4% तक टूटता हुआ नजर आ रहा है। बाजार पर इस वक्त आपकी राय और आईटी पैक पर आपकी सलाह।
हाय, गुड आफ्टरनून तृप्ति, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। बाजार के अंदर अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं और यहाँ से जो नियरेस्ट सपोर्ट्स हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं 25,380 लेवल्स के। तो इंट्राडे में अभी लगभग 50 पॉइंट की गिरावट की गुंजाइश अभी और बाकी है। उसके बाद भी मुझे वो असर थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है, फर्दर एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 25,100 ऑड लेवल्स। देयरफॉर ऑन अ पोजिशनल बेसिस 25,100 स्पॉट लेवल तक का मैं एक निफ्टी के अंदर एक फर्दर गिरावट देख रहा हूँ। अब इस गिरावट का मुख्य तौर पे कैटलिस्ट आईटी इंडेक्स रहा है, जिन्होंने एट लार्ज सेंटिमेंट्स को डेंट किया हुआ है और दिग्गज आईटी शेयरों की प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बाजार के ऊपर प्रेशर बरकरार है। अभी तक पीएसयू बैंकिंग पैक के अंदर कुछ उत्साह जरूर था, वो भी फेड आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंकेक्स जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है निफ्टी इंडेक्स में, उसके अंदर भी अभी एक नरमी का दौर चल रहा है और थोड़ी और प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश है। गोइंग अहेड अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ से फर्दर गुंजाइश अभी मुझे और नजर आती है। कुछ और दिन का पेन बाकी है और यहाँ से गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। करंटली लगभग 30,000 के एक साइकोलॉजिकल पॉइंट के नजदीक ट्रेड कर रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि फर्दर यहाँ से अभी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है फर्दर गिरावट में एक्सटेंड होने की फॉर अबाउट 300 to 400 मोर पॉइंट्स। देयरफॉर आई थिंक दिस इज नॉट स्टॉपिंग सून। यहाँ पर इंडेक्स पर सलाह, इसके साथ ही आईटी पैक में थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर आगे गहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है वो नेगेटिव ही बनता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिजीत जुड़ चुके हैं। अभिजीत, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 89 नाउ स्वदेश पर। पूछे अपना सवाल। I hold thousands shares of Quality Walls Limited, India Limited, at the rate of 29.90. जी, So what shall I do? ठीक है। हाँ, हमारे साथ गौरव जी इस वक्त अभिजीत जुड़े हुए हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो क्वालिटी वॉल से हाल ही में एचयूएल की जो सब्सिडियरी है लिस्टेड कंपनी अभी आई है और देखिए आज तो भारी गिरावट है, 2.5% से ज़्यादा गिरा हुआ है शेयर और लेवल्स देखेंगे तो 26 रुपये पे कारोबार कर रहा है। 29 इनका खरीद प्राइस है, 1000 की क्वांटिटी में इन्होंने खरीद के रखा है और 3,690 का इस वक्त ये लॉस चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू चाहते हैं, क्या ये अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी वॉल्स को रख सकते हैं? आने वाले दिनों में किस तरह की चाल आपको लग रहा है क्वालिटी वॉल्स दिखा सकता है? Yes, it is a very new listed stock. अभी हमने ट्रैकिंग पॉइंट पे हमारे आया नहीं है ये स्टॉक, देयरफॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट मैं भी व्यू नहीं दे पाऊंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं, अगर उन्होंने एफएमसीजी पैक में ही अपनी पोजीशंस को रखनी है तो स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया एंड नेस्ले इंडिया, ये 3 शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हाल ही के लिस्टेड कंपनी क्वालिटी वॉल्स, तो इसके चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एफएमसीजी में ही अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट रखना है तो आपको ऑल्टरनेटिव्स भी गौरव जी ने बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो हमारी अगली कॉलर है इस वक्त लाइव कॉलर स्टैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टैनी, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। यस, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? Actually, I'm speaking from Mysore, Bangalore. I know very little Hindi. Can I speak to you in English? Yeah, sure, you can. Yeah, thank you so much. Ma'am, I have EPAC Feb 200 shares at 216. And Indu Copper Okay. at 601 100 shares. Okay. And Ashoka Leyland at 209 150 shares. Okay, and Steny, what's your view on this shares? Yeah, it is my investment, ma'am. Investment. And you are the long-term investor or short-term? Yeah, it is a long-term investment. Long-term, okay. सो गौरव जी हमारे साथ स्टैनी इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनके 3 सवाल हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं। 601 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और 100 की क्वांटिटी में शेयर्स है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। 4,325 का इस वक्त लॉस हो रहा है इन्हें हिंदुस्तान कॉपर में। वहीं अशोक लेलैंड के 209 पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, करीब 150 शेयर्स है और इस पर भी ये सलाह चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या इन्हें बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाए। लेकिन हाल फिलहाल में हमने अच्छी तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में देखी थी, क्या ये ओवरबॉट हो चुका है या फिर आने वाले दिनों में फिर से जब मेटल्स में अच्छी चमक नज़र आ रही है तो हिंद कॉपर में भी हमें अच्छी तेज़ी दिख सकती है? इसके अलावा अशोक लेलैंड आपको कैसा लग रहा है, क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से?
Yes, Tripti. So I'll address this query in English only, as the viewer is not that comfortable in Hindi. So first I'll address Hind Copper. From past over 2 weeks now, the copper prices are trading low, and that is having a direct impact on Hind Copper in the equity segment as well. Going forward, I see a further extension of the downward move in this stock towards 500 to 480 odd levels. I'll suggest, since the viewer is a long-term investor, consider those dips to further add on to the position and hold the stock for a longer-term outlook. Now, as far as Ashok Leyland is concerned, it is among the better placed auto stocks. Its monthly numbers have always been impressive. The same is pretty much reflected on the charts as well and the price front. Therefore, it is better to suggest, in any kind of eventuality, if there is a dip towards 192, he should consider adding up positions. यहाँ पर तीनों ही शेयरों पर सलाह आपको दे दी गई है, तो इसका भी ई पैक पर भी आप एक सलाह दे देंगे गौरव जी? It's better to reduce onto the position of EPAC. It posted very dismal set of numbers this particular quarter, December 25. Therefore, I do not see any kind of a meaningful recovery coming in soon. So better to get rid of it, and he can switch over towards maybe again something like a Force Motors, or so he can add up Ashok Leyland for that matter. ठीक है, यहाँ से आप निकल के कहीं और भी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। स्विगी और भी अल्टरनेटिव्स आपको बता दिए हैं, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अगले लाइव कॉलर पार्थ जुड़ चुके हैं। पार्थ, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मेरे पास 200 शेयर है कॉनकोर के और 50 शेयर है एजीआई ग्रीन के 856 पे। ठीक है, कॉनकोर के 50 शेयर है और आपका बाइंग प्राइस कितना है? 561। और एजीआई ग्रीन कितने शेयर्स है आपके पास? 50 शेयर है मैडम 856 पे। 856 पे, ओके ठीक है। दोनों ही शेयरों पर आपका नजरिया क्या रहेगा पार्थ? मैडम 6 महीने तो आगे ऑलरेडी हो चुके हैं, 6 महीने और हो सकता है। 6 महीने और रुक सकते हैं, ठीक है। गौरव जी हमारे साथ इस वक्त पार्थ लाइव कॉलर बने हुए हैं और इनके पास कॉनकोर के शेयर है, 150 की क्वांटिटी है और 561 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। इसके अलावा एजीआई ग्रीन इन्होंने 856 पे खरीदा था और 50 की क्वांटिटी में खरीद के रखा है। एजीआई ग्रीन में देखेंगे आप 45,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है और आज भी 2 से 2.25% की गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई। कॉनकोर की अगर बात करें तो आज 500 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, करीब 1 से 1.25% की गिरावट है और 561 इनका बाइंग प्राइस है, तो थोड़ा उससे नीचे आ चुका है। पिछले 6 महीनों में भी 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन एक महीने में अच्छा चला है, करीब 3-3.25% की तेज़ी यहाँ पर दिखाई है। क्या लगता है आगे जाके चार्ट्स दोनों के ही किस तरह से नज़र आ रहे हैं? क्या इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंटैक्ट रखना चाहिए? सबसे पहले कॉनकोर पे व्यू शेयर करूंगा। शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट 900 प्लस लेवल से अभी 500 के आंकड़े पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी आ चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी डिक्लाइन यहाँ से नहीं देख रहा हूँ। आई सजेस्ट कि 450 के क्लोजिंग स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। निरंतर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ऑल दो टॉप लाइन में उस प्रकार की ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर मैं बॉटम लाइन पे देखूं यानी प्रॉफिट फिगर्स की बात करूं तो निरंतर एक इंप्रेसिव फिगर मेंटेन कर रहे हैं और अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के साथ है। देयरफॉर यहाँ से बॉटम के ऊपर कभी भी वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक के ऊपर, तो होल्ड की सलाह रहेगी। अब एजीआई ग्रीन की जहां तक बात है, इस स्टॉक के अंदर यस आपने सही पॉइंट आउट किया कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा इसके अंदर जिटरी मूव रहा है। और अगर मैं रिजल्ट्स फ्रंट पे बात करूं तो इंप्रेसिव रिजल्ट्स ये कंपनी भी पोस्ट करती हुई आ रही है, बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट। यहाँ भी ओवरऑल अगर ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू ले रहे हैं, यानी कि लगभग साल भर के हिसाब से व्यू अपना बना के चले, तो एक इंप्रेसिव रिटर्न्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं। यस अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाई है, लेकिन जिस प्रकार से और जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, आई थिंक ये बॉटम के ऊपर इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जरूर आएगा। आई डोंट सी द स्टॉक फॉलिंग बिलो 480 और लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर पार्थ को कॉनकोर और एजीआई ग्रीन दोनों ही शेयरों पर गौरव जी ने सलाह दी है, लेवल्स भी बताए हैं, लेवल्स का ध्यान रखिएगा खास तौर पे। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। चलिए अगला सवाल हमें यूट्यूब से मिला है। रत्नेश का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो है M6 के 20 की क्वांटिटी है, 2201 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और देखिए आज यहाँ पर 2382 के लेवल पे M6 में कारोबार हो रहा है, करीब आधे % की गिरावट है, लेकिन ये प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर ही कारोबार कर रहा है। 3000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इस वक्त उन्हें हो रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट्स भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी M6 ने दिखाई है। 48 से 49% के रिटर्न यहाँ पर पिछले 6 महीनों में ही मिल गए हैं और एक साल में 114 से 115% के रिटर्न M6 ने कमा कर दिए हैं। गौरव जी, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर? अभी इन्हें प्रॉफिट हो रहा है लेकिन थोड़ा कम प्रॉफिट है क्योंकि शेयरों की संख्या कम है। क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पे थोड़ा सा एड ऑन कर ले, आने वाले दिनों में फिर से M6 अच्छी रैली दिखाएगा। देखिए पिछले एक साल में 115% के रिटर्न, पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब 49% तक के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। क्या करना चाहिए? थिंक उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक के अंदर अभी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई है बिकॉज कॉपर ओवरऑल मेटल प्राइसेस में कुछ नरमी हुई है और जिस प्रकार की तेजी हमने ऑफ लेट देखी है, वेदर इट इज प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर और नॉन प्रेशियस मेटल्स की भी बात करें उनमें भी वो अब थमती कहीं ना कहीं नजर आई है। देयरफॉर 2700 के भाव से अब नरम होते हुए ये लगभग 2400 के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो फर्दर कोई भी गिरावट यहाँ से आए तो उन्हें ऐड ऑन करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बांधने की आवश्यकता नहीं है। a lot more is expected here from a medium to long term standpoint। हमारा एक बुलिश स्टांस मेंटेन्ड है M6 के शेयर पे, देयरफॉर मैं उन्हें बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। बाय ऑन डिप्स और यहाँ पर आप बने रह सकते हैं M6 पर। ये सलाह आपको गौरव जी से मिलती हुई। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें जो आया है वो ट्विटर से मिला है। राम का सवाल है और हिल्टन के शेयर्स इनके पास 74 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और 1000 की क्वांटिटी में इन्होंने लिया था। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इन्हें। हिल्टन के शेयर पर आप नज़र डालेंगे तो देखिए 19 रुपये पे आ चुका है 1.5% की गिरावट के साथ और इस वक्त काफ़ी बड़ा नुकसान ये झेल रहे हैं। करीब 54,000 से ज़्यादा का नुकसान है क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्या सलाह होगी हिल्टन मेटल्स? आप आगे के चार्ट्स आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं? क्या इन्हें बने रहना चाहिए क्योंकि लगभग 1 महीने के निचले स्तर पर जा रहा है शेयर? उन्हें एग्जिट करना चाहिए। इट इज अ वेरी लो एम कैप स्टॉक। ओनली 70 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक निरंतर नेगेटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हुआ आ रहा है। पिछले 1.5-2 साल का अगर मैं भी चार्ट देख लूं तो भी 100 रुपए से गिरता हुआ अभी 20 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इट इज कम्प्लीटली लिस्टलेस। इट्स अ क्लियर एग्जिट। छोटा मार्केट कैप है और यहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए, यही सलाह आपको हिल्टन पे मिलती हुई। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमेश भंसाली जुड़ चुके हैं। रमेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी रमेश भाई, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैंने यस बैंक लिया था 2019 में जी, 1000 शेयर लिया था मैंने 35 रुपीज के भाव से। अभी बहुत कम डाउट हो गया 2019 से अभी तक मैंने होल्ड किया है। तो मैं क्या करूँ? बहुत लॉस हो रहा है। 35 का भाव रहता था। हाँ, आज 20 रुपए पे आ चुका है। मैं स्विच करके निकल जाऊँ या दूसरे में स्विच कर दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपको इस पर अभी सलाह मिल जाएगी। गौरव जी हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ है। और गौरव सर, इनके पास यस बैंक के शेयर है और 35 रुपये में इन्होंने खरीदा था 2019 में और आज देखिए 14,000 से ज़्यादा का नुकसान है। करीब आधे से 1% की गिरावट है और यस बैंक 20 रुपये पे आ चुका है ये शेयर। क्या करना चाहिए? यहाँ से निकल जाए और कहीं और अपना इन्वेस्टमेंट डाल दे? इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी आपकी? जबकि ऑफलेट हमने देखा है यस बैंक में जितने भी प्रयास हुए हैं रिकवरी के लिए, ऊपर आने के लिए, वो सब फेड आउट हुए हैं। अभी ऑफलेट भी बिल्कुल ही नजदीक में 24 रुपए तक ये शेयर गया, वहां से रेजिस्ट होके अभी वापस 21 रुपए के नीचे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। मेरी सलाह होगी कि वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। PSU बैंकिंग स्पेस में 2 स्टॉक्स हमें काफी पसंद आ रहे हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। इवन एट दीज लेवल्स ये कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, SBI और
कैनरा बैंक में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। ये सलाह गौरव जी ने आपको दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल को शामिल कर लेते हैं। हमें ट्विटर से एक और सवाल मिला है। यहाँ पर देखिए आनंद ने हमें सवाल भेजा है और एरेडा पर इनका सवाल है। क्वांटिटी जो शेयर्स की हुई है वो है 3000, बाइंग प्राइस अपना 138 बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना चाहिए। 37,000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे। देखिए आज 1 से 1.5% की गिरावट एरेडा में है, 125 पे चला गया है। पिछले 6 महीनों में 15% से ज़्यादा टूटा है और 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 27% की गिरावट रही है। गौरव जी, काफ़ी लोग एरेडा में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनकी बार बार क्वेरीज आती है कि लगातार यहाँ पर सिर्फ नुकसान हो रहा है और जिस तरह से रेन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है, क्या करना चाहिए एरेडा में? क्या आने वाले दिनों में अगर अगले 1-2 साल की बात करें तो अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है? और आनंद को भी इस पर सलाह दीजिए क्योंकि 37,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। आपको ध्यान होगा दैट इसमें एक नेगेटिव न्यूज आई थी और उसके चलते सेंटिमेंट्स कंप्लीटली ब्रेक हो गए थे स्टॉक के और इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। डिस्पाइट हैविंग अ रोबस्ट बिजनेस मॉडल और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रिजल्ट्स निरंतर अच्छे आ रहे हैं लेकिन बाजार वैल्यू नहीं दे रहा है। अब यहाँ से सिचुएशन 2 है। नियर टर्म के हिसाब से एग्जिट की सलाह रहेगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल 2 साल के हिसाब से देखें तो सर्टेनली ये लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए बिकॉज सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं सुधरेंगे। जब निरंतर परफॉर्मेंस अच्छी पोस्ट करती रहेगी कंपनी तो धीमे धीमे उसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप फिलहाल बने रहिए इन लेवल्स पर और सलाह भी आपको दे दी है एरेडा को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें जो मिल रहा है वो मनदीप का सवाल है। यूट्यूब से हमें मिला है और इनके पास जो शेयर्स है वो अनंत राज के शेयर है। 100 की क्वांटिटी ये बता रहे हैं और 636 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए 537 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। करीब करीब 2% की गिरावट अनंत राज में हावी हो रही है। पिछले 6 महीने का चार्ट्स भी देखेंगे तो काफ़ी फ्लैटिश रहा है। फिलहाल 9,000 से ज़्यादा का नुकसान इस वक्त इन्हें मनदीप को हो रहा है। क्या करना चाहिए गौरव जी इन लेवल्स पर? अनंत राज आपको किस तरह का लगता है? रियल्टी पैक में जिस तरह पिछले दिने हमने थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखी थी, क्या आगे जाकर 700 तक इसके भाव जा सकते हैं? ये इनका सवाल है। कंसिडरिंग द रियल एस्टेट पैक, अनंतराज एक बेटर प्लेस स्टॉक तो रहा ही है और उसी की वजह से यहाँ गिरावट उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दी है। पिछले कुछ समय में साइडवेज रहा है। वेयर अगर हम ओवरऑल रियल एस्टेट पैक को देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। ये अपने आप में एक प्राइस रेजिलियंस इम्पैक्ट करता है और एक पॉजिटिव संकेत भी देता है। यहाँ से मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा व्यूअर को। 490 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन होल्ड करें और अगर स्पेयर कैश अवेलेबल है उनके पास तो थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पे 580 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी चाल बनेगी 650-700 लेवल्स के लिए। ठीक है, 490 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बने रहिए। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स आपको अनंत राज में आते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। गौरव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।